ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज 17 तारीख है और लोकसभा चुनावों के अंतिम और 7वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन भी है। राजस्थान में चुनाव 6 तारीख को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि 19 तारीख को मतदान होगा और 23 को मतगणना होगी, पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की राजनीति का परिचय सत्ताधारी दल ने दिया है, उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन समूचे देश में एक निराशा का वातावरण बना है। भोपाल से जो भाजपा की प्रत्याशी हैं प्रज्ञा ठाकुर, जो स्टेटमेंट कल उनका आया है और देश के राष्ट्रपिता उनकी हत्या के 70 साल बाद भी आज अगर कोई भाजपा का नेता या भाजपा की पार्लियामेंट की सीट की उम्मीदवार उनको पेट्रियाटिक बोलती हैं, देशभक्त बोलती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे ज़्यादा आश्चर्य दुख इस बात का हुआ कि प्रज्ञा ठाकुर जी के स्टेटमेंट के बाद जहां उन्होंने गोडसे की बड़ाई करी है, जिस व्यक्ति ने इस देश के राष्ट्रपिता की निर्मम हत्या करी है, उस व्यक्ति को राष्ट्रभक्त बताने का जो दुस्साहस कर सकते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी भाजपा के नेता ने, बड़े नेता ने ना तो टोका, ना रोका, ना बयान का खंडन किया, ना उनको पार्टी से बर्खास्त करने की बात करी। सिर्फ पार्टी उनके बयान से अलग हो जाए, ये नाकाफी है। 6 चरणों का जो अब तक फीडबैक आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर चरण में पिछड़ रही है, क्योंकि जो बयान प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के नेताओं के लगातार आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि बौखलाहट उनके जहन में अच्छी तरह जगह बना चुकी है। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता में था और वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है वो भी इस बात को दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अधिक संख्या में पिछली बार जीत कर गई थी, मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि, इन सभी स्टेट्स में भारी नुकसान उनको हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान भाजपा को अपनी संख्या बल में होगा। इसलिए अपनी जगह तलाशने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट उन्होंने किया है बंगाल में। अमित शाह जी के रोड शो में जो हिंसा हुई, उसके प्रमाण सबके पास हैं। आज के युग में किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी मोबाइल में ना हो, ये संभव नहीं है। और कॉलेज कैंपस में विद्यासागर जी की मूर्ति को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसकी भी जांच हो सकती है, लेकिन जो तथ्य धरातल पर कलकत्ता में हमारे सामने आए हैं, उसमें स्पष्ट था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल और कलकत्ता के बाहर से लोगों को लेकर आए थे ताकि रोड शो में उनकी संख्या दिख सके, और वहाँ पर जो अंजाम दिया गया वो निंदनीय है, अशोभनीय है। लेकिन एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कहीं पर कोई भी हिंसा करे, खासकर चुनाव के दौरान, तो उस घटना की पूरी तरह निंदा होनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। बजाय इसके बिना तथ्यों के बाहर आने से पहले उन्होंने जो तुलना करी है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेताओं की, कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं, जो तुलना करी है, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनसे तुलना करी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पद पर आसीन जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो उन लोगों को जो भारत की फ़ौज और सेनाओं के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो अलगाववाद की बातें करते हैं, उनको एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से वो कंपेयर कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ
कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, लेकिन राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार की द्वेष की भावना, अपशब्दों का प्रयोग करना और खुले मन से बोलना कि 40 टीएमसी के विधायक उनके व्यक्तिगत संपर्क में हैं, ये चुनाव प्रणाली का जो निर्वाचन आयोग के आदेश हैं या जो संविधान कानून है उससे बिल्कुल परे है। निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल उठ गए हैं, अभी तक मैंने कम से कम खुद कभी भी निर्वाचन आयोग पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि संवैधानिक पद है। हम सब उम्मीद करते थे कि वो एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये भी उस समय के बाद जब मैं कलकत्ता में सभा कर रहा था, मुझे सूचना मिली कि निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंगाल में समाप्त करने की बात करी है। अगर हिंसा की उनको आशंका थी तो तत्काल चुनाव प्रचार सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कल के दिन प्रधानमंत्री जी की 2 सभा बंगाल में थी, इसलिए अगला दिन छोड़ के अगले दिन से बैन लागू किया है। ये पहली बार किया, आर्टिकल 324 ऑफ इलेक्शन कमीशन कॉन्डक्ट पहली बार इन्वोक किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की सूटेबिलिटी देखकर इसको लागू किया गया। वाजिब सी बात है कि लोगों के जहन में सवाल उठेगा, और अगर टकराव हुआ भी था तो टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ, तो टीएमसी और भाजपा को आप प्रतिबद्ध कर सकते थे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने प्रचार से वंचित रखा। और ये निर्वाचन आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जैसी एक इतने अस्तित्व वाले संगठन और इतने अस्तित्व वाली संस्था को इतने सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग की जो भूमिका रही है वो बहुत ही संदिग्ध हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने जो तुलना की है कश्मीर के पत्थरबाजों से, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसी का एक परिणाम है। जहाँ तक हिंसा की बात हो रही है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारी राजनीति में, हिंसा की कोई जगह नहीं है। कोई भी दल हो, किसी विचारधारा का हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई कार्यकर्ता हो, जो भी कानून को तोड़ता है उसको तत्काल निंदा करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा कर कर राजनीति में अपनी जगह बना लेना हमारे अस्तित्वों के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उसकी बहुत निंदा कर रही है, लेकिन रायबरेली से जो कांग्रेस की विधायक हैं उन पर जो आक्रमण हुआ, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या अमित शाह जी ने या भाजपा ने उस घटना की निंदा नहीं करी। तो हिंसा भी अगर होती है, अगर पॉलिटिकली सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको कंडेम करने के लिए अपने स्टेटमेंट्स आप इशू करते हैं, और जो आपको सूट नहीं करता है उस इंसिडेंट को आप संज्ञान में लेने से मना कर देते हैं। ये जो निष्पक्षता का अभाव है, ये भाजपा के 5 साल के घमंड और अहंकार का एक जीता जागता प्रतीक है। एक शब्द नहीं बोला गया। हमारी एक महिला विधायक के साथ जो जानलेवा हमला हुआ, उस पर किसी भाजपा के नेता ने टिप्पणी करना भी सही नहीं समझा। ये सारा जो कुछ हुआ, इसे देखकर हम सबको बहुत दुख है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो टिकट दिया उस पर बहुत सवाल उठे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जी को। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो बेल पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन लगातार पहले हेमंत करकरे को उन्होंने जो कहा कि मेरे श्राप के कारण वो मरे हैं, एक शहीद को, एक पुलिसकर्मी को अपमानित करने का काम किया। और अब सारी हदें पार कर कर जो गोडसे की प्रशंसा कर सकते हैं, और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा अपने आप को बोलती है, इतना भी उनमें कलेजा नहीं था। और प्रियंका जी ने ठीक कहा कि 56 इंच की छाती है लेकिन दिल नहीं है। दिल होता तो अपनों को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी की फ़ोटो हर सरकार के दफ्तर में होती है, राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ होती है। जिस राष्ट्रपिता को मारने वालों की आप बड़ाई कर रहे हो, उन बड़ाई करने वालों को आप धुतकार नहीं सकते, निष्कासित नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो झूठा राष्ट्रवाद है ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई हैं।
ये चुनाव लंबा चला है, लेकिन धीरे धीरे जो फ्रस्ट्रेशन और जो असलियत है जो बेनकाब होने के बाद जाहिर हुई है, उससे लोग समझ गए हैं कि किन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है और किन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। बहरहाल 23 मई को परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल 19 को आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का खाता शून्य पर रहेगा और जहाँ उन्होंने पिछली बार बहुत अधिक बढ़त हासिल करी थी वहाँ पर भारी नुकसान बीजेपी को होगा और अन्य राज्यों में अपनी जगह बना पाएँ, क्योंकि बंगाल में पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी हालत से पोलराइजेशन हो। और आपको मैं आग्रह करूँगा, कृपया करके कैलाश विजयवर्गीय जी के फेसबुक ट्विटर हैंडल को आप देख लीजिए, जिस प्रकार के वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं। जो रोड शो के नाम पर जो एक कारवां निकला था, वो राजनीतिक था या ध्रुवीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी, क्योंकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ मान मर्यादाओं का सम्मान करता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा, आप देखिए कि किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ किन लोगों को बुलाया, कौन वो लोग थे, ये सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये सारा निर्वाचन आयोग की नज़र से बच कैसे गया। ये सारे सवाल उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन मुझे विश्वास सबसे ज़्यादा है देश के प्रजातंत्र में और हमारे मतदाताओं के ऊपर, और जो भी निर्णय पब्लिक करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनना तय है। और ये कांग्रेस पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, राहुल जी ने कई मरतबा कहा है और कल दोबारा हम लोगों ने कहा है कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसके बाद नॉन बीजेपी नॉन एनडीए गवर्नमेंट कैसे बनानी है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय रहेगी, और जो इस देश की हमसे उम्मीदें हैं उसी प्रकार अपना हम स्टैंड लेंगे। कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई है, जो नॉन एनडीए नॉन यूपीए के दल हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। और पद पोस्ट सत्ता को लेकर किसी भी दल के मन में लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए गैर बीजेपी की सरकार का निर्माण करना सभी दलों की प्राथमिकता है। उसमें जो भी भूमिका कांग्रेस को निभानी है वो हम पूरी तत्परता से और पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आप में से किसी के सवाल हों इस संदर्भ में? This all depends on the numbers. Ultimately, I keep saying the Congress remains the only political party that can challenge and defeat the BJP at a national level. Of course, every regional party has a role to play. I have great regard for the regional parties and the leadership, but at a pan-India level, to be able to counter and challenge and defeat the BJP, Congress remains the pivot. I think there are give and takes in every coalition. कांग्रेस पार्टी का अच्छा गठबंधन हुआ कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में, और जहाँ पे गठबंधन नहीं भी है वहाँ भी गैर भाजपा का जो समझौता हुआ है दलों का, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एम ये है कि हम एक गैर एनडीए सरकार कायम करें। क्या इवॉल्व होकर आएगा ये सब आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ताकत के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। ये हमारे जो विपक्ष के बाकी दल हैं इस बात को जानते हैं, और सभी दलों से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी चर्चा की है। कुछ दलों के साथ हमारा इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, वो बात भी सब जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब लोगों का एक ही है कि कैसे गैर भाजपा की सरकार हम लोग वहाँ दिल्ली में बना सकें। ये जो आप कह रहे प्रोसेस है वो चल रही है, मीटिंग की है, सुना है अशोक गहलोत इसी कारण से वहाँ पे है, आप भी दक्षिण में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, क्या आपको भी कोई जिम्मेदारी है? आप भी जिम्मेदारी सबके पास है, लेकिन जब तक 23 मई को मतगणना नहीं होती, हमारी कोशिश ये है कि भाजपा ये दुर्भावना फैलाती है कि कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और कई दलों के अंदर ऐसे नेता हैं जो स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए समय रहते ही हम लोग सबसे चर्चा कर रहे हैं, जिसके जो संपर्क हैं हम लोग अपनी बातें करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं और यूपीए का अपना एक अस्तित्व है। अब यूपीए के अलावा जो पार्टीज़ हैं जो नॉन अलाइंड हैं किसी और कोलिशन के साथ, उनका क्या रुख रहता है वो असरटेन करने के लिए हम सभी लोगों से बात करते रहते हैं। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ, इस सब कुछ डिपेंड करेगा आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र चलता है गिनती से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी 1 वोट से,
तो 23 मई को परिणाम क्या आते हैं सब उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कांग्रेस ने समय रहते ही अपनी रीति, अपनी नीति, अपनी नियत स्पष्ट कर दी है कि हम सबको साथ लेकर पहले भी चले हैं। अलायंस कई स्टेट्स में ना हुआ सही, लेकिन हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य है वो एक ही है। कालाघाटी की घटना को प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान से जो समर्थन है उसको लेकर के पुनर्विचार की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष तो कालाघाटी जाकर के मुलाकात करें, प्रधानमंत्री ये आदेश अब तक नहीं है। ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात को जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि जो पीड़ित परिवार है हम सब उन लोगों से मिले थे और FIR रजिस्टर हुई 2 तारीख को। तो ये आरोप जो लोग लगाते हैं कि इलेक्शन चल रहा था इसलिए रजिस्टर नहीं हो पाई, ये निराधार है पहली बात। दूसरी बात, जो भी आरोपी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और 6 दिन के अंदर अंदर हम लोग चालान पेश कर कर सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर उनको दंडित करेंगे। ये परिवार के जनों की मांग थी और कुछ और मांगे उन्होंने रखी हैं जिसको हमारी सरकार पूरा करेगी। इस मुद्दे पर राजस्थान से दूर बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीति से अलग कुछ नहीं है और जो भी ऐसा गलत काम होता है, ऐसा कांड होता है, वो मानवता के खिलाफ है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। जो जो कदम उठाने हैं, कल मुख्यमंत्री ने इस बारे में विश्लेषित आपको सबको बताया, हमारे प्रशासनिक पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति करता है उसको दंडित होना आवश्यक है, ये कानून में लिखा है, पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया एक स्टेट की एक घटना को, उससे समझ जाइए कि पहली बात तो वो तथ्य नहीं था, वो गलत था, वो फैक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसलिए लोग लगा रहे हैं आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर भी कि आप राजनीति कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिक्स न्याय की बात कर रहे हैं। सियासत चल रही है, अब हनुमान वेलीवाल और करोड़दार मीणा ने फिर चेतावनी दी कि वो रोड जाम करेंगे अगर एसपी को सस्पेंड नहीं किया। देखिए, वो विपक्ष की पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत बेहतर दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की काम और सरकार की कार्रवाई का बात है और परिवार की जो डिमांड्स थी और जो न्याय दिलाने की प्रोसेस है, उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। सब आरोपियों को पकड़ा गया है, कस्टडी में है और विद इन अ वीक हम लोग चालान पेश कर कर सख्त कानून के अंदर जो सज़ा है, द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट उन लोगों को मिलेगी और समय रहते मिलेगी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड। और ये हमने परिजनों को कल आश्वासित किया है। राहुल गांधी जी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी था। हमने परिवार को ये कहा है कि हम लोग करके दिखाएंगे और जो उनके लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे। ना सिर्फ इस केस में, बाकी जो केसेस भी संज्ञान में आए हैं उन सर पर सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है कार्रवाई करने में। सर, ये हाईकोर्ट ने भी बड़ा तीखी टिप्पणी किया है, ये इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रेप। अब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद इसमें इतना ज़्यादा बढ़ गया और प्रशासन और पुलिस नाकामी के बारे में आज हाईकोर्ट ने बड़ा। I think Chief Minister has made himself very clear. He's also the Home Minister. So he will take a review meeting every 4 months. We have now 2 SP level officers will work in Alwar district, which has registered high cases of such incidences. And government is fully committed to delivering in-time justice. We take with full humility the observation of the Honorable High Court. But the Congress government will not be found lacking in making efforts to deliver justice. सर, आरएसएस को फोबिया हो गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया है, क्योंकि कल गहलोत जी भी आरएसएस के बारे में बोल रहे थे, हमेशा आरएसएस के बारे में बोलते थे। क्या आपका क्या कहना है इस विषय में? सवाल क्या है आपका? आरएसएस का फोबिया हो गया है कांग्रेस को, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। हमको तो फोबिया है जनता का, न्याय दिलाने का फोबिया है। पब्लिक को, देश के लोगों को कैसे एक नई सरकार मिले, और सिर्फ सरकार बदलना हमारा लक्ष्य नहीं है, प्रधानमंत्री कौन बन जाए, सरकार किसकी आ जाए, लेकिन देश में जो लगातार गिरावट आई है हर मोर्चे पर, ये बात सही है कि प्रचार में, प्रसार में, सोशल मीडिया में, चैनलों में, अखबारों में जो एक वातावरण बनाया है, उससे परे देश की हकीकत कुछ और है। जो आवाज़ें आज दबी हुई हैं, जो बोलने से घबराती हैं, जो गरीब है तबका, जिसके पास 5 साल में सब कुछ उन्होंने खो दिया है, उन लोगों के जीवन को पुनः शुरुआत करने के लिए हम करना चाहते हैं, व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं। जो एक घुटन का माहौल देश में बना है 5 साल में, मैं बार बार बात को बोलता हूँ, संस्थानें खत्म हो रही हैं। आप कृपया करके इसको गंभीरता से लीजिए। इस देश में प्रजातंत्र को हम एज ए गिवन मानते हैं, लोकतंत्र हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के आसपास जितने भी देश हैं, आप नज़र उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, चीन हो, रूस हो, कहीं पर भी लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इसलिए वोट वहाँ भी पड़ते हैं, चुनाव सिंगापुर में भी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें मजबूत इसलिए हैं क्योंकि हमारी संस्थानें मजबूत हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इतने मजबूत हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से अलग रह के काम कर सकते हैं। संस्थानों को जो खोखला किया है वो बहुत दुखद है और उसको रोकने के लिए सरकार का बदलना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मोहन भागवत जी को वो सजेशन कर रहे थे अशोक गहलोत जी कि वो राजनीतिक पार्टी घोषित करते हैं। सैम पित्रोदा जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2 दिन के अंदर जो भाई मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ, भागवत जी, सैम पित्रोदा जी वो क्या बोलते नहीं बोलते, आप उनसे पूछ लो, मेरे को जिस तरह से पार्ट सारा कर्म राजस्थान में बदले जा रहे हैं लगातार। इस पे कोई राजनीति नहीं है। कमेटी बनी है और जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं वो सरकार उसको कर रही है। किसी के सुझाव हों तो उसको हम लेने को तैयार है। सरकार कोई फिक्स नहीं है, कमेटी के रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट हैं और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा जब होगा, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन ये बात जरूर दुखद है कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनके जो योगदान को कम आंकने का काम ये आरोप लगे थे पिछली सरकार के ऊपर, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। हिस्ट्री को ट्विस्ट कर कर आप प्रस्तुत करें अपनी विचारधारा को सूट करने के लिए, वो ठीक नहीं है। राजस्थान में कोई कितनी कोशिश कर ले, हम मिशन 25 को लेकर चले थे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस मिशन में कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन राजस्थान के परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे होंगे और कृपा करके आप लोग अफवाहों पर ध्यान मत दो। हम सभी सीटें जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे और अच्छे परिणाम कांग्रेस के आएंगे मिशन 25 को लेकर। थानागाजी के पीड़ित को तो सरकार की तरफ से मदद मिल गई, मगर 12 के जो रमजान ठाकुर कैद के जेल में मारा गया, उसकी अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें कुछ पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड किया गया है और एक कस्टोडियल डेथ्स में ऑटोमेटिकली इंक्वायरी हो जाती है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। जहाँ तक मुआवजे की बात है मेरे संज्ञान में है नहीं, अगर प्रावधान होगा, मांग होगी तो मदद करने के लिए सरकार उसमें ओपन है। आपने मिशन 25 की बात की है, लेकिन चुनाव के बाद ये चर्चा है, अविनाश पांडे का कहना है कि प्रत्याशियों ने विधायकों की, मंत्रियों की शिकायतें की है। क्या आपके पास कोई शिकायत आई है और अगर ऐसी पाया जाता तो कोई कार्रवाई? अगर आई भी होगी आपको क्यों बताऊंगा मैं अगर आई होगी तो मेरे को दिए। पांडे जी ने कहा हमारे पास रिपोर्ट पांडे जी ने क्या बोला उनकी बात है, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमने पूरी नज़र रखी है 25 सीटों के ऊपर, किसने कितना काम किया है नहीं किया। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट काम के आधार पर ही होती है और हर कहानी के वर्जन होते हैं, एक आपका वर्जन है, एक मेरा वर्जन है, तो हम निष्पक्षता से बैठ के देखेंगे। लेकिन बहरहाल मोटे मोटे तौर पर सब लोगों ने मिलकर काम किया है। इसमें हर बार ही होता है, लेकिन मेरा मोटा मोटा रिपोर्ट आंकलन मेरा ये है कि सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मदद करी है और इसी वजह से अच्छे परिणाम हमारे आने वाले हैं। भाई साहब, क्या नतीजों के बाद पीसीसी में जो एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से बाकी नेताओं के बाद जो मंत्री बन गए हैं उनकी जगह नए पदाधिकारी आएंगे, चेहरा बदलेगा? देखो, ये एक जीवन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। आज कोई नेटवर्क 80 में काम कर रहा है, कल वो A1 में चला जाएगा, A1 वाला फर्स्ट इंडिया में चला जाएगा। इसका तो ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सब पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और क्योंकि 23 मई को परिणाम आएंगे लोकसभा के और मैं तो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, इसलिए तुरंत बाद मेरा पूरा ध्यान रहेगा। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं चंद महीनों के बाद, तो पूरा संगठन, अब अगली चुनौती हमारी है ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत चुनाव आएंगे, अक्टूबर सितंबर में होंगे चुनाव वो, तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे हम लोग। मैंने आपका जवाब मिल गया पूरा आपको? मैंने कहा अब अगली तैयारी मैं कर रहा हूँ पंचायत चुनाव। नरेगा के भुगतान की बता रहा हूँ आपको। 17 दिसंबर 2018 में वसुंधरा जी के शासन के साथ आखिरी दिन 9 लाख लोगों को नरेगा में रोजगार मिल रहा था। 2 दिन पहले तक जो आंकड़े मेरे पास हैं, 31 लाख लोगों तक हम रोजगार देने में कामयाब हुए हैं। 9 लाख की जगह 31 लाख काम मांगो अभियान के तहत। और इसमें जो नरेगा के पेमेंट्स हैं वो ऑन टाइम हमारी सरकार कर रही है। मटेरियल कंपोनेंट जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए जो भारत सरकार को देने हैं वो अक्टूबर से लंबित है। लगातार चिट्ठी मैंने भी लिखी है, चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है, लेकिन वो पैसा जो है वो अभी हमारे को मिला नहीं है मटेरियल कंपोनेंट का। लेकिन नरेगा में क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसमें कोई टारगेट नहीं होते, कोई लक्ष्य नहीं होता, जनता डिमांड करती है तो हमें काम देना पड़ता है और उसी चलते हमने इसको इजाफा इसमें किया है। आप कल्पना कीजिए, जहाँ सिर्फ 9 लाख लोग काम कर रहे थे, आज 31 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने प्रचलित किया है, कामयाब हुई है। और
मटेरियल कंपोनेंट की पेमेंट अभी पेंडिंग है भारत सरकार के तहत, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, शायद इसलिए विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम परस्यू करके पेमेंट जल्दी कराएंगे उसके लिए। लेकिन हमारा जो वेज पेमेंट है ना, वो ऑन टाइम हो रहा है, विद इन 5 से 8 डेज पूरा कर रहे हैं पेमेंट हम लोग। ये थानागाजी वाले प्रकरण में एफआईआर में किसी भाजपा नेता का नाम आ रहा है देरी के लिए। एफआईआर में नाम आया किसी का, मेरी जानकारी में नहीं। भाजपा नेता का एफआईआर लेट हुई है, उसको लेकर भाजपा नेता का जिस नाम आ रहा है। जो भी अगर ऐसा है कहीं विलम्ब हुआ है, अधिकारी हो, पॉलिटिकल नेता हो, कोई व्यक्ति हो, कहीं पर भी अगर कमी हुई है, गलती हुई है, उसको पूरी जांच के बाद उसको न्याय मिलेगा, दंडित भी हो, कोई व्यक्ति भी हो, कोई बचने वाला नहीं है। जांच होगी उसकी भी, अगर ऐसा नाम आ रहा है और आरोप लगा रहा है कोई, तो जांच करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। ईवीएम के बारे में पूछना चाहूँगा, सही है गलत है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठते आए हैं, जब भी कांग्रेस नीचे जाती है सीटें तो ईवीएम की आप शिकायत करते हैं। जब हम 3 राज्यों में चुनाव जीते थे, सुन लीजिए, तब भी मैंने कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मतदाता, कोई एनजीओ अगर सवाल उठाता है ईवीएम की फंक्शनिंग में, ऐसा तो नहीं है कि आप बोले हमेशा के लिए सही है गलत है। अगर इंसिडेंट आता है जहां ईवीएम मशीन किसी बस में है और कहीं हाईवे पे पड़ी हुई है, तो उसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसलिए मैं नहीं कहता हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट की सब सही सब गलत है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन होते हैं, अगर कोई संज्ञान में इंसिडेंट आता है तो निर्वाचन आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उसका स्पष्टीकरण करें और लोगों को संतुष्ट करें। ये बोल देना कि 98% ठीक है, 99% ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर एक भी मतदाता वंचित रह जाता है, चाहे वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण से या वोट ना डालने के कारण से, तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और कुछ बढ़िया, थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।